हेलो। वेव ऑप्टिक्स जो है आफ्टर द डिमांड ऑफ रिवीजन मैं इसको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मानसरोवर पे ये चैप्टर हो चुका है, डिटेल में हुआ है और अपडेटेड सिलेबस के अनुसार उसमें पोलराइजेशन भी मैंने करा दिया है और आपको पोलराइजेशन जो है नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, केवल दो टॉपिक रह गया बेसिकली। एक तो हैगन्स प्रिंसिपल है, हैगन्स प्रिंसिपल और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन। चैप्टर काफ़ी छोटा कर दिया गया है, डेरिवेशन वगैरह इसमें से मिनिमाइज़ कर दी गई है फ्रॉम प्रीवियस सिलेबस। तो सिलेबस तो काफ़ी अपडेट हो गया। चैप्टर काफ़ी इजी है, आसान है, ठीक है। समझने वाली बात है कि अगर समझ जाओगे तो अच्छी बात है। और इसमें 6 मार्क का क्वेश्चन आपको आता है। कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो कि हर साल आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही फिक्स होते हैं जो हर साल आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। कुछ डेरिवेशन फिक्स हैं, जैसे 2019-2014 में एक डेरिवेशन आया था कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंचेज आर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, यानी YDSC आपको समझाना है, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं आपके एसएलओरा में दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आपको लाइट के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कैसे लाइट जो है वो डुअल नेचर फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया कि जैसे कि अगर आपको ये डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन दिखाना है तो आपको जो है यहाँ पर लाइट की वेव नेचर को समझना पड़ेगा, और अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक शो करना है प्रॉपर्टी तो लाइट की पार्टिकल नेचर समझाना पड़ेगा। सो सबसे पहले 1675 में न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। पहले जो थ्योरी दी गई थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि न्यूटन ने दिया था तो वाइडली एक्सेप्टेबल था, बट ये थ्योरी आगे चल के फेल हो गई। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट काफ़ी थ्योरिटिकल चैप्टर है ये, तो थोड़ा ध्यान देना है। इन्होंने बोला था कि जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना, जिसको बोला गया कार्पस्कल्स, जो कि एक हाई स्पीड से ट्रैवल करती है, शूट करती है, जिसकी वजह से कोई चीज़ चमकती है। आगे चल के ये फ्लॉप होगी, फिर वेव थ्योरी आई, जिसमें डच साइंटिस्ट 1678 में क्रेस्टन ने उन्होंने दिया कि जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह प्रोपोगेट करती है। फिर आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट थ्योरी मैक्सवेल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, और ऐसे आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स आए। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आया, मैक्सवेल ने ये बताया कि लाइट जो है वो फोटोन यानी स्मॉल पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करती है, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक चीज़ें समझाएगी। इसके बाद देखा जाए तो इसमें एक चीज़ आपको समझना है, दैट इज़ बेसिक आपको पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट किसको बोलते हैं, वेव फ्रंट एंड रे किसको बोलते हैं, रेस। तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक पानी है, रुका हुआ पानी है, और उसमें अगर आप एक स्टोन को फेंकते हैं तो आप देखेंगे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिंग बनती है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक रिंग बनती है। इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक हिस्सा आपका उठा होता है, एक हिस्सा आपका नीचे होता है। अगर आप लोकस ले लीजिए सभी का, किसी का भी, ठीक है, हाँ, उठे हुए का आप लोकस ले लीजिए, उसको ड्रॉ करिए, तो आपको ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेव फ्रंट मिलेगा। इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये। वेव फ्रंट डायग्राम। कुछ इस तरह से देखिएगा, अगर आपको ये दिख पाए, जैसे एक डायग्राम है ये। तो अगर आप एक किसी रुके हुए पानी में कोई एक स्टोन आप ड्रॉप करते हैं तो कुछ इस तरह से जो है एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर आप इसके किसी भी सर्कुलर रिंग पे एक लोकस ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने लोकस ले लिया, और लोकस लेने के बाद हमने उसको ज्वाइन कर दिया, तो जो हमें एक पैटर्न मिलेगा, यानी जो हमें एक पाथ मिलेगा, वो होगा आपका वेव फ्रंट होगा। और इन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, जैसे एक और यहाँ पर वेव फ्रंट आपका होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, तो आप सभी के क्रस्ट ले लीजिए, ठीक है, क्रस्ट, एंड उसको फिर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वेव फ्रंट मिलता है। और इस वेव फ्रंट के
परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ करते हैं वो आपको मिलती है रे। तो जो रे होती है, रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। रे जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, वेव फ्रंट के, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ये पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ओके, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, तो ये आपको क्या मिलेगी, रे मिलेगी। तो रे जो होगी वो परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होगी। आपको वेव फ्रंट बनाने को पेपर में आता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ वेव फ्रंट जो कि पेपर में आपको बनाने को आता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होती है आपकी, ठीक है, और प्लेन वेव फ्रंट होती है। तो डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। तो डिफिनेशन क्या है इसका, डिफिनेशन, राइट द डिफिनेशन। डिफिनेशन है अ वेव फ्रंट, a wave front is defined as the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in same phase at any instant, ठीक है। ये लाइन आपको पता होना चाहिए आखिरी का, किसी दिए गए इंस्टेंट पे सेम फेज में जो आप लोकस डिजाइन करते हैं उसको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं। पहला आपका है स्फेरिकल वेव फ्रंट, सो टाइप ऑफ वेव फ्रंट। PYBQ में आपसे वेव फ्रंट बनाने को पूछा जा चुका है। तो पहला है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो जो पानी के अंदर वेव फ्रंट मिल रहा था, रुके हुए पानी के अंदर जो रिंग, कॉन्सेंट्रिक रिंग बन रही थी, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट था। दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो जब हम जैसे डिफ्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, और अगर आपने इसमें एक छोटा सा लंबा सा ऐसे एक कट मार दिया किसी ब्लेड से, और फिर यहाँ से अगर आपने लाइट को पास करेंगे, यहाँ से जब लाइट पास करेगी, निकलेगी उस तरफ, तो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट रेडी करेगी। क्या तैयार करेगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तैयार करेगी। इस तरह से वेव फ्रंट बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपका बनेगा हर डायरेक्शन में, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। आपको क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो जब आपके पास जो सोर्स होगा एक वर्टिकल लाइन होगी, जैसे ट्यूबलाइट ले लो और ट्यूबलाइट को सीधा खड़ा कर दो, तो क्या हो गया, वर्टिकल आपके पास सोर्स हो गया, उससे जो लाइट निकलेगी वो सिलेंड्रिकल निकलेगी। स्फेरिकल का सोर्स कैसा होता है, पॉइंट सोर्स होता है। यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलती है वो कैसे निकलती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलती है। अगर इनफाइनाइट से लाइन आ रही है और उसके परपेंडिकुलर अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो तीसरी वेव फ्रंट बनती है, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव has a spherical and cylindrical wave front advance, its curvature decreases progressively, so a small portion of such wave front at a large distance from the source will be plane wave front। यानी अगर हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट लें
और बहुत दूर से, मतलब बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे चेक करें, बहुत छोटा सा पोर्शन कट करें, तो हमें जो वेव फ्रंट दिखती है वो हमें प्लेन वेव फ्रंट दिखती है। क्या दिखती है हमें? प्लेन वेव फ्रंट दिखती है। और इसके परपेंडिकुलर आपकी क्या होती है? रे होती है। परपेंडिकुलर क्या होती है? रे होती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। तो 3 तरह की वेव फ्रंट होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ये मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट है, तो इसके परपेंडिकुलर आपकी रे होगी। दिस इज रे। रे ये आपकी हो गई प्लेन वेव फ्रंट। हमें वेव फ्रंट बनाना आना चाहिए। ठीक है, वेव फ्रंट हमें बनाना आना चाहिए। तो अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट शुरू होता है वो होता है हाइगन्स के प्रिंसिपल। और हाइगन्स ने कुछ एजम्पशंस लिए थे, वो एजम्पशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव फ्रंट। हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट भी बोलते हैं वेव फ्रंट को, वेवलेट। इन्होंने क्या बोला मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक स्फेरिकल, मान लीजिए स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आपका लोकस ऑफ पॉइंट है, ये एक लोकस ऑफ पॉइंट आप बना लीजिए। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट। ये लोकस ऑफ पॉइंट जो है v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे। मान लीजिए सभी के सभी एक ही मीडियम में है, तो सभी की वेलोसिटी क्या होगी? v वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। और मान लेते हैं कि टाइम जो है वो t है, तो सभी के सभी जितने भी लोकस है, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 और ऐसे ही सो ऑन, जितने भी पॉइंट्स हैं, दिए गए समय में दिए गए स्पीड, जो फिक्स स्पीड है, फिक्स स्पीड है और फिक्स टाइम है, तो उसमें डिस्टेंस से सेम ट्रैवल करेंगे। और अगर हम इनको सेंटर मान के एक स्फेयर बना लें, एक स्फेयर बना लें, तो ये जो स्फेयर बन रहा है ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस यानी नेक्स्ट वेव फ्रंट को जन्म देगी। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस यानी नेक्स्ट वेव फ्रंट को जन्म देगी। और वो कैसे बनेगा? आप इस सरफेस के टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो जो आपको पर्पल वाला, जो ब्लू लाइन मिली है, ये मिली है आपको सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो इन्होंने कुछ assumptions दिए थे। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, each point on wave front is the source of secondary waves and which add up to give a wave front at any later time। यहाँ पे आपको ये बात लिख लेनी चाहिए। So according to Huygens, each point on a wave front, नमस्ते, बहुत जल्दी आया बेटा, इज अ सोर्स ऑफ बैठो, सोर्स ऑफ सेकेंडरी। खाना खा रहे होगे? कोई था नहीं है? बहुत बढ़िया, इसे चला लो। विच एड अप टू गिव अ वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। बुक ओपन करो, पेज नंबर 10.3। देखो, हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वेव फ्रंट और रे क्या होती है। वेव फ्रंट और रे क्या होती है। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया, जैसे ये पानी रुका हुआ, उसमें एक पत्थर गिरा दो तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक ऐसा रिंग बनेगा। और इस कोई भी एक कॉन्सेंट्रिक रिंग के सारे लोकस पॉइंट को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। अगर आप सारे लोकस पॉइंट को जिससे आपने अगर ये वाला पार्ट लिया है, ये वाला हिस्सा लिया है, इसी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, कोई एक रिंग ले लो, सारे हम्प ले लो, अगर सारे आप हम्प ले रहे हो उसको ज्वाइन कर दो।
तो ये एक पॉइंट जो मिलेगा, लोकस मिलेगा सारे पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, इसको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट बनेंगे, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट बनेंगे। इन सभी वेव फ्रंट के यहाँ सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो जो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो रे जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, इसको रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, लाइट रे जो भी होती है। ठीक है, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है आपकी रे। तो वेव फ्रंट क्या है? डिस्टर्बेंस है जो कि क्रिएट हो रहा है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। बहुत अच्छे से बोले तो वेव फ्रंट क्या है? डिफाइंड एज कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी फेज डिफरेंस इनका जीरो होना चाहिए, पार्टिकल्स के फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और यहाँ से बोला गया कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, लाइट जो है वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो हमने सारे मान लो क्रस्ट के लोकस को ले लिया, जितने वेव है उनको ड्रॉ कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? एक वेव फ्रंट मिल गया। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक है। पहले तो मुझे लगा 3 टॉपिक था, मैंने 3 टॉपिक पढ़ा दिया था सिद्धांता पे। 2 ही टॉपिक पढ़ना है। पोलराइजेशन डिलीटेड है नए सिलेबस के अनुसार, तो केवल डिफ्रैक्शन तक ही पढ़ना है, तो काम आसान हो जाएगा, काफ़ी थोड़ा सा पढ़ना है। अब 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस। पहला होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। इसका डिफिनेशन आपका यहाँ पे है। स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा जब डिस्टर्बेंस आपका एक पॉइंट साइज हो। क्या हो? पॉइंट साइज। उससे बनने वाले तरंगे, जैसे पानी वाला, तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अगर मान लो मैंने एक पीस ऑफ पेपर ये लिया और यहाँ से एक लाइन काट दी, पत्ती से, ब्लेड से काट दिया, और यहाँ से लाइट निकालूंगा, तो यहाँ से जो बाहर वेव फ्रंट निकलेगी वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगी। तो सोर्स कैसा होना चाहिए? एक लाइन होनी चाहिए, लाइन सोर्स होनी चाहिए। इसमें सोर्स कैसा होगा? लाइन सोर्स होगा, लाइन सोर्स। इन्हीं दोनों को अगर हम बहुत छोटा सा अपर्चर ले लें, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे देखें, बहुत दूर देखें, इनफाइनाइट पे देखें, तो हमें जो वेव फ्रंट मिलता है वो मिलता है प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। बहुत ज़्यादा दूर पे क्या मिलता है? प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। इसके बाद शुरू होता है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स ने कुछ बातें कही थी। हाइगन्स ने कहा था किसी भी वेव फ्रंट पे कोई भी डिस्टर्बेंस पार्टिकल ले लो तो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए रेडी होती है। तो मानो मैंने ले लिया, ये मेरी प्राइमरी वेव फ्रंट थी, मान लो प्राइमरी वेव फ्रंट 1 थी। इसके पे मैंने पॉइंट्स ले लिए और मैंने कहा कि सभी पार्टिकल्स v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सभी का मीडियम सेम है, सभी वाटर में है, तो मान लो मीडियम सेम है, तो t डिस्टेंस पे एक फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और लोकस एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो हमें मिल जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मान लो फिर से पॉइंट ले लो, एक 2 3 पॉइंट ले लो, फिर से ये v1 मान लो v स्पीड से और t1 टाइम से, v स्पीड से t1 टाइम से, v स्पीड से t1 टाइम से ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अगेन सबका डिस्टेंस सेम होगा, सबको लोकस ले लो, मतलब रेडियस ले लो, और रेडियस लेने के बाद एक स्फीयर बनाओ, इनसे एक स्फीयर बनाओ ऐसे, और उसके बाद इन स्फीयर पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो आपको थर्ड वेवलेट मिल जाएगा, थर्ड वेव फ्रंट मिल जाएगा, है ना, थर्ड वेव फ्रंट मिल जाएगा। इस तरह सो ऑन पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट्स है ना, इनको ज्वाइन कर दो, लोग इसको बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। पॉइंट को ज्वाइन करने को लोकस बोलते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ की है ये टेंजेंट हो गई, क्या हो गई? हाँ, इसी सरफेस से गई, एक तरह से एक इसको टच करते हुए गई है। हाँ, तो आप देखो यहाँ पर फिगर नंबर 10.3 बना ना, हाइगन्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ स्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट, पेज नंबर 10.3। ठीक है, इसके ऊपर ना एक बात लिखी हुई है, द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। ये पूछा जाता है कि राइट द हाइगन्स एजम्पशन। हाइगन्स ने कुछ बातें एज्यूम की थी, उसके बेसिस पे सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किए थे। तो कौन कौन सी बातें एज्यूम की थी? ये 4 बातें हैं, 3 बातें पढ़ लेते हैं। तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एजम्पशंस, पहले एजम्पशंस, हर एक पॉइंट किसी भी वेव फ्रंट पे वो फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा न्यू डिस्टर्बेंस के लिए। देखो इसमें बताया हर एक पॉइंट फ्रेश सोर्स की तरह काम कर रहा है नए डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने के लिए। ये तो वेव फ्रंट क्या डिस्टर्बेंस ही तो है। तो ये सारे पॉइंट क्या है? P1 पॉइंट, P2 पॉइंट और P3 पॉइंट, ये सोर्स है, फ्रेश सोर्स है। यहाँ पर फिर फ्रेश सोर्स आ गया, ये P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोला इसने? सेकेंडरी वेवलेट जो स्प्रेड आउट होगी वो हर डायरेक्शन में घूमेगी, और अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो उसमें इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट होगी। जो न्यू वेव फ्रंट मिलेगी किसी भी टाइम पे वो हमेशा फॉरवर्ड इन्वलोप होगी। फॉरवर्ड इन्वलोप का मतलब होता है
ये वेव फ्रंट अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, इनका डायरेक्ट अगर यहाँ से डायरेक्शन देखा जाए तो इसका डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड है। क्या है, आउटवर्ड है, इस तरह से है। और इसी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें रेज मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी, रेज मिल जाएंगी। तो हमारा वेव फ्रंट का जो पैटर्न होगा वो आउटवर्ड होगा, यानी इन्वलोप मतलब क्या होता है, रैप कर देना, तो बाहर की तरफ जा रहा होगा, बाहर की। ये तीन बातें जो है हाइगन्स ने मानी थी और इसके बेसिस पे आगे सारी थ्योरी दी गई थी। ठीक है, अब आता है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चन पक्का आएगा। 10.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो टॉपिक 10.4 लिख लो। सीबीएसई में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन है और कल के पेपर में भी आएगा तुम्हारे, मेरी गट फीलिंग है ये कल के पेपर में आएगा। हाइगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से आपको दो चीज़ प्रूफ करनी है। हाइगन्स ने वेव पार्टिकल और वेव नेचर ऑफ लाइट से दो बातें प्रूफ की थी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में साबित किया था, ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, मैथमेटिकल एंड ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूफ किया था। बहुत आसान है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें शो करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमें शो करना है कि साइन ऑफ आई, स्नेल्स लॉ, एंड साइन ऑफ आर गिव यू कांस्टेंट वैल्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो बातें साबित करनी है। बहुत आसान है, डायग्राम जैसे बना है वैसे ही बना के तुम्हें सीखना है। फिगर 10.4 तो पहला हम शो करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फीवर लग रहा है कहीं यार, डेंगू ना हो जाए मेरे को, कल मच्छर काटा भी था मेरे को। अरे डेंगू हो रहा है, मेरे 3 बच्चों को हो गया था, 3 स्टूडेंट को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, मेरे को आज लग रहा है फीवर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स। मैंने सोचा आज पहले सारी क्लास कैंसिल कर दूँ, लेकिन मैंने कहा कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि फिर आगे भी कैंसिल करना, जाना है मुझे, तो नहीं कर सकते। तो जब तक हिम्मत है पढ़ा लेते हैं। तो देखिए सर क्या सीन है, समझते हैं इसको। ये है आपका मिरर जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये आपका मिरर है जो कि है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब समझने की कोशिश करिएगा, समझने की थोड़ी सी प्रयास करिएगा डायग्राम को। ये आपका इंसिडेंट रे गिरेगा इस सरफेस पे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके जाएगा। अब ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे के देखो, खाना खाने गई है जिगिसा 1:30 बजे का, खाना खाने गई है या बनाने गई है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। 45 डेज हैं आप लोग के पास, 45 डेज हैं बोर्ड में, बता दूंगा कैसे 45 डेज है, अभी समझा दूंगा। इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है वो वेव फ्रंट होती है। क्या होती है, तो ये इंसिडेंट रे है, तो इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन बनाई एकदम 90 डिग्री पे। एकदम डायग्राम थोड़ा सीख लेना ताकि, क्योंकि हेल्प आएगी। ये जो बना है ये 90 डिग्री बना है। क्या बना है, 90 डिग्री बना है। ये आपकी प्राइमरी वेव फ्रंट है, यानी वेव फ्रंट नंबर 1, वेव फ्रंट नंबर 1 है। अब दूसरा, यहां पर एक लाइन बनाएंगे जो कि ये दिखाएगा कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये वाला एंगल भी आई होगा। अब कैसे होगा, यही सारा खेल है, ये बुक में नहीं लिखा है। ये वाला एंगल जो तुमने आई लिखा है दैट इज SBN, आपने लिखा है ना SBN, एंगल आई लिखा है। उसी फिर ये लाइन जो गई है AB, आगे C जाएगी, ABC, ये कैसे आई हो गया, ये बुक में नहीं लिखा है, ये बुक में नहीं, लेकिन कैसे पता चलेगा, ज्योमेट्री से। अभी मैं समझा दूंगा कैसे आई है। सुनो, ये बुक में नहीं है, मुझे बात बताओ, थोड़ा ध्यान से समझना। ये पूरा एंगल 90 होगा, परपेंडिकुलर है ना सरफेस पे, तो मान लेते हैं ये 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, ये 30 डिग्री है। अब ये और ये भी कितने होंगे, 90 होंगे, तो ये 30 हो चुका, तो ये कितना होगा। अब देखो ये और ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये तो 60 हो चुका है, तो कितना होगा ये 30, तो देखो 30 आ गया। ये बुक में नहीं दिया है, ये कैसे होगा। और ये, हाँ बोलो ना, देखो ना, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड गिरने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होगी, है ना, और रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी कुछ इस तरह से। ये B से लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई कुछ इस तरह से। अब मेरी बात समझना थोड़ा सा, इमेज बनाने के लिए
2 लाइन की जरूरत होती है, 2 इंसिडेंट रे की। अभी कितनी इंसिडेंट है? 1 है, ये रिफ्लेक्टेड रे है पहले वाले की। तो मुझे एक और इंसिडेंट रे की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे एक और इंसिडेंट रे की आवश्यकता पड़ेगी। अब समझना मेरी बात, ये वाली तो यहीं पे स्ट्राइक कर गई और मूव कर गई, मतलब इसको रिफ्लेक्शन होने का टाइम ज़्यादा मिला। मैं कह रहा हूँ v स्पीड से ये भी भाग रही है और टाइम t सेट कर दिया, तो दूसरी वाली को भी उतना ही लिया मैंने, स्पीड v और टाइम भी सेम, लेकिन इसको डिस्टेंस इससे कम ट्रैवल करने को मिलेगा। तो देखो क्या होगा, इसको हम आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ सरफेस पे गिरा है, रिफ्लेक्शन तो यहीं से होगा ना, परपेंडिकुलर बना रहे हैं ताकि ये वेव फ्रंट है, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर वेव फ्रंट। यहाँ पे स्ट्राइक की और जहाँ पे स्ट्राइक की यहाँ पर हम एक नॉर्मल लाइन बनाते हैं। डायग्राम ही सारा खेल है, जिसने डायग्राम नहीं समझे सब गलत बना देगा। और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी कुछ इस तरह से, रिफ्लेक्ट होके जाएगी कुछ इस तरह से, ये रिफ्लेक्टेड है। अब मेरी बात समझना, एक परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनेगा इस रिफ्लेक्टेड लाइन पे, यहाँ पे भी तो बना है, लेकिन उससे पहले समझो कैसे बनाएंगे हम। ये जो b है, हम एक मेजर करते हैं कि v इंटू टी, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम t। इस b पे कंपास रखें और जितना डिस्टेंस से आया उतना हम आर्क कट करेंगे, जो कि यहाँ पे कट होगा। और ये जो आर्क है इसी के परपेंडिकुलर हम अपना वेव फ्रंट बनाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बनाएंगे? ये जो आर्क है ये आपका बनेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्योंकि वेव फ्रंट बनता है आपके जो डिस्टर्बेंस का आपने आर्क मारा उसके परपेंडिकुलर बनता है। क्या बनता है? परपेंडिकुलर। अब सारी कहानी यहाँ तक जैसे ही आप बना लिए तो सारा क्लियर हो जाएगा। ये डी, ये एंड एस, ये वाली एंगल होगी आपकी आर, ये वाली एंगल होगी आर, उसी लॉजिक से ये पॉइंट है सी। ठीक है, डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में, अगर डायग्राम क्लियर नहीं है तो कुछ बन नहीं पाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब हमें 2 ट्राइंगल दिख रहा है, एक BAC और BDC। हमें इन दोनों को किसी भी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है या सिमिलर। तो 2 ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल BDC। ये जब तक तुम खुद से नहीं करोगे ना, और मान लो एक बार देख के चले गए पेपर में, अभी समझ पूरा आएगा, परफेक्ट आएगा, पेपर में भूल जाएगा कोई ना कोई स्टेप, तो करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सर कैसे कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। है तो आसान ही चीज़, बट ये भूलता बहुत तेज है। इन दोनों ट्राइंगल को हम बहुत ध्यान से देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे देखना। एक ट्राइंगल देखो BAC, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। BDC भी क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों ट्राइंगल में BAC और BDC दोनों ही 90 डिग्री है। साथ ही साथ BC कॉमन है, और मैंने ये कहा था कि इक्वल टाइम में ट्रेवल करेंगे। अगर देखो ये वाला AC डिस्टेंस AC और BD डिस्टेंस, AC डिस्टेंस AC और BD इक्वल होंगे। क्यों होंगे मैं बताता हूँ। दिए गए टाइम में दिए गए वेलोसिटी से डिस्टेंस ट्रेवल दोनों का सेम ही होगा। ये जो AC डिस्टेंस है, मेरे बता रहा हूँ, ये जो AC डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट से जो C पे जाएगा, मैंने कहा सर V वेलोसिटी से जा रहा है T टाइम में। अगर तुम देखना चाहते हो ऐसे कर लो, नंबर ले लो, V को ले लो 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम ले लो 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना आएगा? 2 मीटर। उतने ही टाइम में, जितने टाइम में ये वाला यहाँ से लेकर टक से यहाँ पर गिरा था AC, उतने ही टाइम में क्या BD भी ट्रेवल करेगा? क्योंकि ये यहाँ से शुरू किया जर्नी, वो यहाँ से शुरू किया, तो ये भी 2 मीटर ही होगा और ये भी 2 मीटर होगा। दोनों ही 2 मीटर होंगे, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि दिए गए टाइम में, फिक्स टाइम में, सेम स्पीड से कोई भी पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 2 लोग को मैं दौड़ा रहा हूँ एक रेस में, तुमको और मैं दौड़ रहा हूँ, दोनों दौड़ रहे हैं। 5 मिनट मैं भी दौड़ूंगा, 5 मिनट तुम भी दौड़ोगे। मेरी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, तुम्हारी भी 40 मीटर पर सेकंड, तो हम दोनों जब रुकेंगे तो हमारा डिस्टेंस सेम होगा। वही वाला लॉजिक है। तो इस लॉजिक की मदद से ये साबित हो गया कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट
कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी डी सी। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल बी इज एंगल सी, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल भी बराबर होगी, और एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल आर। यही तो साबित करनी थी मुझे। तो है बहुत आसान है, बट बच्चों को एक बार में नहीं समझ आती है। बहुत आसान है, फटाक से उतारो। पिछले साल बोर्ड का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये वाला आया था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आया था। इस साल मेरे को लगता है ये आएगा, ये लास्ट ईयर आया था, सेकंड वाला। कर लो। हाँ, इसमें से ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, दो ही है। उसके बाद फ्रिंज विड्थ है, उसका डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या लिख रहा है ये? अभी 28 को प्री बोर्ड है मैथ्स का, फिफ्थ वालों का। अब उनको भी पढ़ाना है, प्रोबेबिलिटी चल रहा है, तो टाइम इतना पावर पैक हो गया है, किसी की क्लास नहीं ऑफ कर सकते। 10th की नहीं ऑफ कर सकते, 10th की भी 12 तारीख को है, इसलिए टाइम बहुत ही लिमिटेड है। इसलिए स्कूल की छुट्टी करवाई जा रही है बच्चों से, है ना। आज वैसे तुम्हें तो करना ही चाहिए था आज, क्योंकि कल तो पेपर ही है, तो आज तो करना ही चाहिए तुम्हें। तुम्हारा एक टास्क है, अभी हो जाएगा जब क्लास, तुम सारे फॉर्मूले एक जगह लिखो। मुझे ऐसा लगता है तुम फॉर्मूला भूल रहे हो। फॉर्मूला जरूर बहुत ज़रूरी है, सारे फॉर्मूले एक जगह होने चाहिए। किसी का लिखा हुआ मत सोचो हम पढ़ लेंगे, जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला भूलता है, बहुत ही जेन्युइन सा है कि फॉर्मूला भूलेगा। बॉटल कहाँ है यार, पानी पिएगा। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साबित करना है, किससे, हाइगन्स प्रिंसिपल से। 10.5 टॉपिक, ठीक है। डायग्राम ऐसे ही बनाना जैसे बना हुआ है। सो रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो कल के पेपर में इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एक मिलेगा YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, और उसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, बट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीडियम चेंज होगी, और जब मीडियम चेंज होगा तो फिर वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो क्या होगा देखते हैं।
सबसे पहले इंसिडेंट रे गिरेगी सरफेस पे, ये सरफेस पे है, यहाँ एयर और यहाँ पर वाटर है, तो जब ये जाएगी तो ये बैंड हो जाएगी, है ना, मीडियम चेंज हो रही है तो ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ये नॉर्मल है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई ये, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई। इसका छोटा बना लेते हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई। अब जहां पर एक गिरी है इंसिडेंट रे, उसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन बनाएंगे जो कि हमारा होगा प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या होगा? प्राइमरी वेव फ्रंट। आप समझो, हमेशा दो लाइन चाहिए होगी, दो इंसिडेंट रे हमें चाहिए होगी। एक इंसिडेंट रे तो जा चुकी, अब टाइम फिक्स कर रहा हूं मैं, टी टाइम वी वेलोसिटी। इसको पहले सरफेस मिल गया, तुरंत बैंड कर गया, और दूसरे वाले को देखना, जो सेकंड लाइन आ रही है, अभी भी हवा में है, अभी भी हवा में है, ये तभी बैंड करेगी जब सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। ये आई सरफेस पे, ये आई सरफेस पे, और तो इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो किया बी से, वेव फ्रंट से किया v1t, v1t, इसका जो डिस्टेंस है, इसमें नहीं दूसरा लिया, हाँ v1t, बी से लेके जिस सरफेस पे स्ट्राइक की सी पे, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गया, मान लो v1, टाइम सेट कर दिया, टाइम हमने t किया है, दोनों 2 ही सेकंड चलेंगे। ये पक्की बात है तुम्हें कि v1 जो होगा वो कम होगा v2 से। फिर से वही समझो, मैं और तुम भाग रहे हैं, मेरी स्पीड है 40, तुम्हारी है 20, 2 मिनट ही भागना है, 2 सेकंड, यानी तुम अगर स्पीड मेरी ज़्यादा तेज है, मैं तुमसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा। ये डिस्टेंस देखो ज़्यादा है और ये कम है, ये दिखाना है BC ज़्यादा है हैज़ कम्पेयर टू BD। अब क्या करना है, यहाँ पर बोलो ना, बोलो, ये V1 है, V1 कम होगा ना क्योंकि पानी में चले गए, ये यहाँ पे वाटर है, क्या है, और यहाँ पर एयर है, तो जो वाटर होगा, वाटर में स्पीड क्या हो जाएगी, कम, टाइम नहीं चेंज कर रहा हूँ, टाइम फिक्स किया मैंने, तो ये जो डिस्टेंस होगी छोटी होगी और ये बड़ी होगी। हाँ, यहाँ पे V1 स्पीड, ये V2 स्पीड है, ऐसे कर दो ना, 2 कर दो, गड़बड़ हो गया मेरे से, ठीक है। अब इसको AD को रेडियस मानते हुए एक आर्क कट करो, AD को रेडियस मानते हुए एक आर्क कट करो, और इसके परपेंडिकुलर, जहां आर्क कट हुआ है इसके परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, या परपेंडिकुलर से बेटर है टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ठीक है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया और आगे बढ़ेगा, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मैं आगे, ये सीखना है आपको बनाना, ये यहाँ बढ़ेगा और इसको मिटा देते हैं, टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जहां पे मिला ये D पॉइंट हो गया, ये आपका बन गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, यानी सेकेंडरी वेव फ्रंट बना। क्या बना? प्राइमरी वेव फ्रंट ये बना और सेकेंडरी वेव फ्रंट ये बना, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब देखो सर, अब एंगल पे आते हैं, ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा, साबित कर चुका हूं मैं, ठीक है। ये और ये एंगल जहां पे टकराई है ये है रिफ्रैक्शन एंगल R, और ये वाला एंगल है आपका जहां पे बैंड हुई है, ये भी है रिफ्रैक्शन एंगल R, ये भी इक्वल होगा। अब समझते हैं कि कैसे कैसे सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ये रेयरर मीडियम है V1 वेलोसिटी से, ये डेंसर मीडियम है ये V2 वेलोसिटी से, ठीक है। अब आप ट्राइंगल देखो एक ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में साइन ऑफ एंगल I, साइन ऑफ एंगल I आपको मिलेगा BC अपॉन AC। देखो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल जिससे बन रहा है। अब साइन होता क्या है, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो उसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। और ये बनेगा बेस जिस पे थीटा गिरता है, तो बचा ये वाला परपेंडिकुलर, है ना, तो BC अपॉन AC, बिल्कुल सही, BC अपॉन AC। अब इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में भी साइन ऑफ R, साइन ऑफ R, ये देखो ये भी 90 डिग्री है, तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूस, ये बनेगा हाइपोटेन्यूस, और इस पे से गिर रहा है तो ये बनेगा आपका बेस, तो ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि AD अपॉन AC, पक्की बात है। अब सुनना सर, ये जो BC है वो है कितना डिस्टेंस, वो है सर V1 इंटू T, और जो आपका AD है वो कितना है V2 इंटू T, पक्की बात ना।
स्पीड इनटू स्पीड इनटू टाइम। तो अब नाउ ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, नाउ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, और डिवाइड में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे घूम गया, ए सी अपॉन ए डी, ए सी से ए सी कट गया। बी सी की वैल्यू क्या है V1t और ए डी की वैल्यू है V2t, ये भी कट गया, तो V1 अपॉन V2। अब देखो बहुत ध्यान से, देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर आपका आ गया V1 अपॉन V2, और स्पीड रेशियो ऑफ स्पीड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, यही तो होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है कांस्टेंट वैल्यू, क्या होती है, तो यानी कि ये क्या है, स्नेल्स लॉ है, क्या है, स्नेल्स लॉ है। तो ये आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूफ हो गया यहाँ से, ये उतार लो, इतना आसान है ये भी हो गया। इन दोनों में से कोई एक आएगा, पिछले साल पेपर में ये आया था सीबीएसई के। पेपर कर लिए थे, किसको, विकास को दिए थे? हाँ सर, कैसे हो, आड़े संभाल आए हो, बैठो। एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी हो गई, पहली एक्सरसाइज, 7वां एग्जाम्पल, फिर से ट्राई करो 7वां एग्जाम्पल। तुम्हारा टेस्ट देखा मैंने, सम्मानजनक नहीं लगा, है ना? इससे पहला वाला टेस्ट बहुत बढ़िया दिया, इसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिए थे पिछले टेस्ट के ग्रुप पे, है ना, एनसीईआरटी से था। हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे। आज भी है क्या कोई टेस्ट? कल है। अच्छा कल है। पक्का हो गया, बन गया सर, डेरिवेशन भी हो गई, याद रहेगा पेपर में, ठीक है सर। अब सर एक चीज़ और समझ लीजिएगा, छोटा सा है आपके बुक में 10.6, आपको डिफरेंट वेव फ्रंट बनाना है, प्रिज्म से, कंकेव से और पॉइंट सोर्स से। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर मिला, ये पेपर में एग्जैक्ट बनाने को आया था, ठीक है। और एक चीज़ आप देखिएगा, इफेक्ट ऑन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के केस में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम हैज लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये बातें याद रखनी चाहिए ऐसा रीजनिंग के लिए, कि जब रिफ्रैक्शन होता है उस केस में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, उस केस में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। क्या बदलेगी बताओ? वेवलेंथ बदलेगी और स्पीड बदलेगी, है ना। दो मीडियम में लाइट जा रही है, सेम लाइट है, तो उसकी स्पीड बदलेगी और उसकी वेवलेंथ बदलेगी। तो यहाँ से एक रिलेशन है μ2 अपॉन μ1, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और 1 मीडियम का, तो हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी λ1 अपॉन फ्रीक्वेंसी λ2, यानी λ1 अपॉन λ2। तो ये रिलेशन याद रहना चाहिए। ये किसके लिए होगा? फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन लाइट में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, वेवलेंथ और स्पीड बदलती है, ठीक है। अब ये समझा देता हूं मैं 10.2 क्या है, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। तो देखिए क्या सीन है कि देखो बहुत आसान सी बात है, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो इस पहली वाली जो इंसिडेंट रे है उसको यहाँ पे पॉइंट क्या है, कम है या ज्यादा है, जो टच हुई है कम है, तो ये तुरंत यहाँ से बैंड हो जाएगी। और मैंने कहा कि V1 इंटू टी, स्पीड सेम कर दी मैंने, V1 इंटू टाइम पे फिक्स कर दिया, और जहां पे स्ट्राइक करेगी अभी बना लेंगे। दूसरी देख लो, ये दूसरी वाली आ रही है,
अब दूसरी वाली को अब ग्लास में ट्रेवल करना पड़ेगा, दूसरी वाली को ग्लास के अंदर ट्रेवल करना पड़ेगा। जब ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? स्लो हो जाएगी। मान लो v2t से गई, टाइम सेम है, तो जब यहां से निकलेगी तो क्या दोनों बराबर डिस्टेंस निकलेंगे या कम निकलेंगे? कम निकलेगी, छोटी निकलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसका स्पीड यहाँ पे कम हो गया और टाइम आपने फिक्स कर दिया था। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो लाइन बनाओगे वो आपको मिलेगी सेकेंडरी। अरे सर खाना बना रही थी? नहीं, मम्मी लेट आई थी। ओहो, ये सब समस्याओं से जूझना पड़ता है इंसान को, फैमिली प्रेशर। ठीक है, ये आपका बन गया रिफ्रैक्शन, अरे वेव फ्रंट थ्रू प्रिज्म। आसान है, पेपर में बनाने को आया था। दूसरा देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू, अरे वेव फ्रंट थ्रू कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो इससे आपका बनता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो अगेन पैरेलल वेव फ्रंट है, ये लाइन जा रही है। अब एक बात ध्यान देना, क्या ये जो मान लो यहाँ पे जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सब जगह थिकनेस सेम है? यहाँ ज्यादा है, यहाँ उससे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो अगर मान लो मैं टाइम और स्पीड फिक्स कर दूं, मान लो यहाँ पे v1t से जा रही है, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट को मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ज्यादा इसकी स्पीड मतलब कम हो रही है। तो इसका आप देखो वेव फ्रंट कैसा बना हुआ है। तो आप, हाँ तुमको विकास सर ने क्या काम बोला है मेरे को देने के लिए? हाँ, कौन सा चैप्टर लगा रही थी? हाँ, इससे लगाना है। ठीक है, तो यहां से ये बैंड होगी, ये मान लो सीधे निकल गई, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, नो बेंडिंग टेक प्लेस। ये यहां से बैंड होगी और मान लो इस पॉइंट पे मिली, यहां से ये एक सेकंड ये बनी। अब ये देखो, अगर मान लो यहां से बात करें, ये डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके, ये तो सीधे निकल गई और यहाँ पे मैच करी, और मान लो यहाँ से एक कॉमन रेडियस मान के हमने एक आर्क कट कर गया, तो हमें कैसा वेव फ्रंट मिला? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिला। तो ये सब है बिहेवियर, बस बना के देख लेना एक बार। कॉनकेव वाला भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उससे पहले कुछ बातें तुम्हें सीखनी पड़ेगी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा एक। YDSC है ना, यंग्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जानने से पहले, YDSC जानने से पहले कुछ बातें आपको जाननी पड़ेगी। YDSC ये मेजर टॉपिक है और इसी के अंदर सब छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। पहला टॉपिक बनता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। पहले बताता हूँ होता क्या है यंग में, फिर हम समझते हैं। होता क्या है कि दो वेव को हम भेजते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, कोहेरेंट सोर्स होता है, ये सब बातें करते हैं। जब ये लाइट पहुंचती है तो पैटर्न एक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ना पैटर्न मिलता है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, एक फ्रिंज मिलती है। क्या मिलती है? डार्क ब्राइट पैटर्न मिलती है, इसको फ्रिंज बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कैसे निकालेंगे? बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, अभी आने समय पे। भूल गया, देखो क्या बता रहा था, फ्रिंज। हाँ, इस पैटर्न को हम लोग फ्रिंज बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है, ब्राइट कैसे बनता है, डार्क कैसे बनता है, ब्राइट एंड डार्क। हाँ, यू मिस्ड, इसका कल पेपर है। एटम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, मैंने कहा मना किया। तो ब्राइट कब मिलेगा? देखिए, ब्राइट तब मिलेगा जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो, और ऐसे सुपर इम्पोज हो कि क्रस्ट से क्रस्ट मिले, ट्रफ से ट्रफ मिले। दो वेव है, अभी समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये वेव 1, ये वेव 1, ये वेव 2। मान लो इसका एम्पलीट्यूड है 5 यूनिट और इसका भी एम्पलीट्यूड है 5 यूनिट। अगर क्रस्ट से क्रस्ट मिला और ट्रफ से ट्रफ मिला, ये वेव 2 है, y1 y2। सुपर इम्पोज हुआ तो y1 प्लस y2। सुपर इम्पोज हुआ, ये मिला, सुपर इम्पोज होने के बाद y1 प्लस y2 जुड़ा, तो क्रस्ट से क्रस्ट मिला, 5 प्लस 5 10 यूनिट हो गया। ठीक है, 5 प्लस 5 10 यूनिट हो गया, फिर 5 प्लस 5 10 यूनिट हो गया। मान लो
हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि सेम एम्पलीट्यूड ऐड हो रहे हैं तो जो आपको लाइट मिलेगी वो ब्राइट स्पॉट मिलेगी। सेकंड केस में अगर ऐसा हो रहा है कि हम मान लेते, फिर से ये ले लेते हैं, ये रिजल्टेंट 10 यूनिट का 10 यूनिट का एक वेव मिली हमें कुछ ऐसे, ये भी 10 यूनिट की है और ये भी 10 यूनिट की, वेव 3, ठीक है, इसका रिजल्टेंट y ले लेते हैं। अब क्या हुआ, ट्रफ से क्रस्ट मिल गया, ट्रफ से क्रस्ट मिल गया, तो जब अपोजिट मिलता है तो इसका रिजल्टेंट ऐसा दिखेगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बुक में नहीं दिया हुआ कहीं पे भी, ऐसा में ये मिलेगा तुम्हें, ऐसा नहीं है। तो जब अपोजिट मिलेगा और सेम एम्पलीट्यूड के मिलते एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो केवल सिंपल पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंपल पॉइंट। ऐसे सिमिलरली इधर भी होगा, सिंपल पॉइंट मिलेगा। जब क्रस्ट से ट्रफ्ट मिलता है तब आपको मिलता है डार्क, क्या मिलता है? डार्क फ्रिंज मिलता है। ये जो ऊपर वाला सुपरपोजिशन हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ब्राइट स्पॉट मिलने के लिए, जैसे मान लो ट्यूबलाइट, कितने सारे ट्यूबलाइट, 1 2 3 4 सब एक साथ सेम इंटेंसिटी है तो चमक ज्यादा रही है। अब मान लो एक इंसान ना वहां पर स्विच पे खड़ा, बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू, तो डार्क दिखेगा। क्या दिखेगा? तुम्हारे आंखों आने से पहले 10⁻8 सेकंड से पहले ही गायब हो जाती है वेव, 10⁻8 सेकंड से पहले ही, तो तुम्हें लाइट दिखेगी नहीं, चालू बंद हो रही है बट क्या हो गई, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो यहां मिलेगा आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। क्या मिलेगा? ये जो घटना है एक दूसरे के ऊपर चिपक रही है, इस घटना को हम बोलते हैं सुपर पोजिशन। क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन वेव तो ऐसे भी हो सकती है। ये 10 एम्पलीट्यूड की थी और एक वेव ऐसी थी जो 5 एम्पलीट्यूड की थी, तो 10 + 5 15 की हो जाएगी। अब मान लो अपोजिट हो तो 10 - 5 5 की हो जाएगी। इस केस में भी फ्रिंज तो मिलेगा बट यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। बट YDSC का कंडीशन ये है कि जो तुम्हें फ्रिंज पैटर्न मिलना चाहिए वो यूनिफॉर्म मिलना चाहिए। यानी जो तुम्हें पैटर्न मिले, जो तुम्हें ब्लॉक मिले, मान लो डार्क है, ये बीच में मान लो ब्राइट आ गया, फिर डार्क आ गया, तो ये गहराई जो है, ये जो फ्रिंज विड्थ है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू, भी बताऊंगा मैं क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। क्या होता है बताता हूं मैं। ये आपको हर बार फिक्स मिलेगा, हर बार। तो उसके लिए कंडीशन ये क्या है कि जो भी वेव सुपर इम्पोज हो उसकी एम्पलीट्यूड सेम हो। क्या हो? सेम हो, जो कि हम एक सिंगल सोर्स से कभी ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? सवाल आता है। किसी भी सिंगल सोर्स से अगर तुम लाइट प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो करोड़ों एटम से मिलकर बना हुआ है, और करोड़ों एटम की अपनी वाइब्रेशन अलग अलग है। अब अपनी वाइब्रेशन अलग अलग है तो अपनी एनर्जी लेवल अलग अलग है, अपनी एनर्जी लेवल अलग अलग है तो उससे बनने वाली लाइट की वेवलेंथ अलग अलग है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो ये तो संभव नहीं है। तो यंग्स ने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया। उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट की जुगाड़ सेट किया। उसने एक सोडियम लैंप लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक सोर्स लिया, इससे 2 बनाएगा। हमें 2 चाहिए ना, लाइट को सुपर इम्पोज करने के लिए हमें 2 लाइट चाहिए कम से कम। तो उसने बोला एक काम करते हैं, 2 अलग अलग सोर्स क्यों ले रहे हो, एक से 2 बनाने की कोशिश करते हैं। उसने यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है, बहुत अच्छा सेटअप दिया है उसने, ये वाला सेटअप, फिगर 10.11। उसने एक स्क्रीन यहाँ रखी, इस स्क्रीन में पतला सा कट मारा। कितना पतला? बहुत ही पतला, लगभग देखो लिखा भी है 1 mm के आसपास। उसके बाद यहां पर थोड़े डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे एक और स्क्रीन रखी, उसमें भी 2 कट मारे। तो यहां से जो लाइट निकली जब इस पे पड़ी तो यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब खास बात क्या है, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, इनकी वेवलेंथ, इनका एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक। उसके बाद जब ये लाइट निकली तो स्क्रीन पे जब गई तो यहां पे फ्रिंज पैटर्न्स मिले। सबसे बीच में मिला ब्राइटेस्ट, सेंट्रल ब्राइट मिला, फिर उसके ऊपर ब्लैक ब्राइट, ऐसे मिलता गया। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। लेकिन हुआ कैसे, फिर से समझते हैं। इस घटना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। आओ बैठो सर। इस घटना को बोलते हैं इंटरफेरेंस, 2 वेव का आपस में मिलना। लेकिन इंटरफेरेंस होने के लिए मिनिमम कंडीशन है कि जो आपका सोर्स है वो होना चाहिए कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। अब कोहेरेंट सोर्स होना है, कैसे बनेगा, ये सारी घटनाएं अब समझने वाली बात है, जो कि वेव के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। 3:30 बजे, सब तो आने दो।
फिजिक्स पढ़ लो ना तुम फिजिक्स पढ़ लो ना, ये पढ़ लो, कौन मना कर रहा है? वेव पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा देता हूँ, ये नहीं मिला। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब थोड़ी और बातें समझते हैं, कैसे होगा ये सब कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट कैसे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट कैसे बनेगा। जो बुक में दिया है वो बहुत अच्छा है, बुक में मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया, वो हमें मैथमेटिकल डेरिवेशन सीखना है cos 5 का। मैं तुम्हें वेव डेरिवेशन सिखा रहा हूं, मतलब वो तुम्हें बनाना नहीं है पेपर में, लेकिन बना दोगे कोई नंबर भी नहीं काटेगा, बट फिर भी तो चलिए मैं आपको वेव समझाता हूं। पहले उसके लिए मुझे एक पीडीएफ ओपन करनी पड़ेगी। किसको भेजा है मैंने, यहाँ पे है, लाइट जला दो सारी यार, विकास सर का बढ़ाओ बिल थोड़ा यार। उनका हार्ट बीट बढ़ जा रहा है यार, बिल बोल रहे हैं, बेचारे स्ट्रेस में चल रहे हैं, कुछ नहीं चलने। कह रहे हैं सर इतना बिल आ रहा है, मैं क्या बताऊं। वो जो कमा रहे हैं वो नहीं बताते हैं। तो वो क्यों बताएंगे? बस बिजली का बिल सबको दिखता। इतना झेल लेंगे विकास सर। सर नहीं, मुझे निकाल नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ये जो बहुत तगड़ी चीज सिखाने जा रहा हूँ, अगर समझ आ गया तो फिर जीरो का क्या खेलना है? वेव ऑप्टिक्स में समस्या नहीं होगी। बता रहा हूँ, सबर सबर एक बड़ी बेहतरीन चीज है। देखो सर, सोर्स 1 से पहली वेव निकलेगी और बीच वाली है बिल्कुल। नहीं वो रिफरेंस वाली, हाँ प्रोपोगेशन वाली बनानी है मुझे, यहां से मुड़ेगी ना, एक कंप्लीट हुई, ठीक है, कितने पे, पाई या 2 पाई, 2 पाई बीच पे आना है ना। हाँ 2 पाई पे कंप्लीट होती है, एक साइकिल 2 पाई पे, वेवलेंथ लेमडा, वेवलेंथ लेमडा 1 पाई, ऐसे बनाते हैं, 4 बनाएंगे, ठीक है, मतलब 8 पाई तक जाएंगे। गड़बड़ हो गया देखो, ये हाथ ही नहीं बैठा है मेरा, सर हाथी किसे बनाओ? फिर गड़बड़ हुआ, कितना हो गया, 4 पाई, 6 पाई, 2 और बोल के 3 बना दिया। 8 पाई तक पहुंच गया ना, 8 पाई, और यहां पर आकर रुक गए। ये फर्स्ट वेव है, फर्स्ट सोर्स से निकली, ठीक है। ऐसे एक और बना लेते हैं S2, सिमिलरली ऐसे एक और बना लेते हैं। अभी समझ जाओगे कि ये बना क्या रहा हूं मैं, या तो मैं मैथमेटिकल समझा दूं और या तो मैं वेव को इसी तरह समझाएं। एम्पलीट्यूड A है, तो यहां पर सेम सोर्स से एक और वेव निकाल रहे हैं, A एम्पलीट्यूड से सेलेक्ट करके नीचे कॉपी कर देंगे। नहीं होता। अब इन दोनों वेव में फेज डिफरेंस कितना है, 0, पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस 0 है और पाथ डिफरेंस भी 0 है, क्योंकि लैम्डा 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 लैम्डा, यहां से चला 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा चला यहां तक, ये भी चला 4 लैम्डा, 4 - 4 0। अब सोर्स 3 लेते हैं, कॉस वेव बना दो। बीच से स्टार्ट हो रही है। बता रहा हूं ना। अब इसमें फेज डिफरेंस कितना है, ये चला था 8 पाई, ये चला 6 पाई, देखो ना, 0 से 2 पाई, 2 पाई 4 पाई और 6 पाई, तो फेज डिफरेंस इसमें मिला 2 पाई, कितना मिला, 2 पाई का। ये चला था 4 लैम्डा, ये चलेगा 3 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस कितना मिला, लैम्डा। अगर ऐसा कंडीशन आपको अचीव होता है, ऐसा कंडीशन आप ध्यान से देखोगे, अगर तो देखो, अगर ये ओवरलैप भी हो रहा है तो क्रस्ट से क्रस्ट हो रहा है हर बार, ट्रफ से ट्रफ हो रहा है, क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से, ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की, किसकी, और जब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, ये कंस्ट्रक्टिव वेव बोलेंगे, कोहेरेंट वेव बोलते हैं, और इस तरह के कंडीशन में आपको मिलता है ब्राइट फ्रिंज,
क्या मिलती है? और इस तरह के वेव को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव वेव, या यूं बोला जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब होता है सुपर इम्पोज होना। जैसे एक चीज बताओ, इसका तो वो बना लैम्डा एन। अरे रुको बाजबा, 0 2 पाई, अगला जो मिलेगा वो मिलेगा 4 पाई, फिर 2 पाई। तो फेज डिफरेंस आपको मिलेगा, ये मिला 0 2 पाई 4 पाई सो ऑन। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? n पाई होगा, इवन मल्टीपल होगा। ये देखो 0 लैम्डा नहीं 2 लैम्डा, 0 2 लैम्डा है। नहीं लैम्डा आएगा डिफरेंस, अच्छा हाँ ठीक है। सो ऑन। ये भी मिलेगा आपको n लैम्डा। और या बुक के हिसाब से, बुक में अलग है, आप याद रखना, यहां पर n शुरू करेंगे हम 0 से n तक। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, ये याद रखना। ये कौन सा कंडीशन होगा? कंस्ट्रक्टिव, क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी का उल्टा, और इसी के नेक्स्ट आपका डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव भी इसी में बनाते हैं, 2n -1। मैं अलग बताता हूं, मैं 2n+1 बताता हूं। यही तो फर्क है, मैं बताऊंगा 2n+1। यहां लिख देता हूं मैं, फिर मैं बनाता हूं। तो डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन होगा अरे बस उल्टा कर दो आपने। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसमें ग्राफ वाला काम है। मैंने कहा ना कोई नहीं बताता है, मैं बताऊंगा। तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। और इसमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, ये अलग है, थोड़ा सा अलग बता रहा हूं मैं। सो डिस्ट्रक्टिव में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है पाई 3 पाई डॉट 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 2n+1, बुक में 2n-1, इसको बोलते हैं ऑल्ड मल्टीपल ऑफ पाई। और जो फेज डिफरेंस मिलेगा, अरे पाथ डिफरेंस मिलता है, पहला मिलेगा λ/2, 3 λ/2 सो ऑन, और ये भी मिलेगा आपका 2n+1 अपॉन 2 लैम्डा। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैथमेटिकल आपके बुक में है, वो हम कभी करेंगे पेज नंबर पे। हाँ जो भी है मैथमेटिकल, ये जो 10.2 कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये मिटा दो ये वाला हिस्सा। ऐसा नहीं होता कि ऐसे मैसेज से करके कर दो किनारे। मेरा तो इतने में खत्म है सर। थोड़ा सा अलग टाइप का पढ़ा रहे हैं इसको, अरे हो जाएगा सब। ये थोड़ा सा उसमें से है, डीसी पांडे किताब है ना, एससी वर्मा और डीसी पांडे। साहब की किताब एकदम ये आप कर क्या रहे हो? एक सेकंड, मैं इसको सोच रहा हूँ कहीं पर रख दूँ वो करके, कैसे होगा ये? सर वो सिलेक्शन से होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। सेलेक्ट, हां बस सेलेक्ट कर। बैठिए आपकी टेक्निकल टीम साथ में। पूरा ही सेलेक्ट हो गया। पूरा ले लो कोई नहीं नहीं, मेरे को इसी के नीचे बनाना है ना, बता टेक्निकल टीम। इसी के नीचे ही बनाना है मेरे को। वेरी सैड। अरे तो नीचे कर दो ना स्क्रॉल। ये लिख लो पहले तुम, या फोटो खींच लो, मैं मिटा दूंगा। ठीक है, अभी बताते हैं आदित्य तुम्हें। अब एक छोटा सा मेरा फ्लो खत्म हो जाएगा। मैं इतनी मुश्किल से तो फ्लो बनाया हूँ इसको समझाने के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में क्या होगा आपका? मतलब क्रस्ट से ट्रफ मिलेगा, ट्रफ से क्रस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले को मिटा देते हैं और यहां से शुरू करेंगे सोर्स S2। कल ही तो है इसका, केमिस्ट्री का तो हो गया। ठीक है, ये सो गॉड ऑफ केमिस्ट्री से अब समझना, इन दोनों में सोर्स 1 और सोर्स 2 में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का है। कितना है?
पाई से, मतलब ये 8 पाई चला था तो ये 7 पाई चला है। क्यों? ये देखो, इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट, इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ, ऐसे सुपर इंपोज करना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनाना है। और जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा λ/2 का। क्यों? यहां तक जो है लैम्डा है और ये इतना आगे यहां से शुरू किया, यानी इतना पीछे है ना, तो कितना पीछे है? λ/2 से पीछे है। मतलब अगर ये 4 पाई चला है, ये 3.5 लैम्डा चला है, सॉरी, तो माइनस करेंगे तो λ/2। इसी तरह से फिर खसका दो, फिर सेट करो, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? हाँ, ये मिलेगा 3.5 और नेक्स्ट मिलेगा आपका ये λ/2 हो चुका। नेक्स्ट कितना मिलेगा? 3/2 लैम्डा, 2n + 1/2, ये ना, ये प्रिंसिपल फॉलो करना है। ये किसका है? डिस्ट्रक्टिव सुपर प्रिंसिपल है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस इन वेव फॉर्म में, क्योंकि हमें वेव पढ़ना है। बेसिकली क्या सिखाते हैं? मैथमेटिकल cos फाई को मैक्सिमा और मिनिमा दिखाते हैं। ये जो कंडीशन है ये मिनिमा का कंडीशन है। क्या है? मिनिमा। तभी जब हम डेरिवेशन करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो बनाएंगे एम्पलीट्यूड का, जैसे दो वेव है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड है I1, इसका है I2, तो सुपर इंपोज होने के बाद जो आएगा I1 + I2 टू रूट में I1 I2 cos फाई। इस cos फाई को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो इस cos फाई की वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और ये कब कब मैक्सिमम होता है बताओ? 0 पे, 2 पाई पे एंड सो ऑन। एंड अब एक कंस्ट्रक्टिव का नहीं था? हाँ, कंस्ट्रक्टिव पे बता रहा हूं मैं, ये तो कंस्ट्रक्टिव पे बता रहा हूं, मैथमेटिकल से। डिस्ट्रक्टिव वो वेव वाला तरीका था, कंस्ट्रक्टिव। तो ये क्या होगा? फॉर फाई शुड मैक्सिमम, फाई शुड मैक्सिमम। अब पाथ डिफरेंस का देखो क्या है। एक बार जब ये घुमा ऐसे पाई के लिए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लैम्डा डिस्टेंस किया। तो अगर पाथ डिफरेंस 2 पाई है, 2 पाई है, और उसके लिए फेज डिफरेंस 2 पाई है और पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो कैसे लिखेंगे पाथ डिफरेंस? 2 लैम्डा पी, 2 पाई लैम्डा, भूल जाऊंगा यार, इतना तेज नहीं हूं मैं। पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं, वही वाली बात है, सारी कहानी अलग है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहां से पी क्या बन गया? पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा डॉट 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 एन लैम्डा। ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रखो, वेव वाला याद रखना है वेव वाला याद रखो। इसके पहले जो बताया वो वेव नेचर से बताया था, है तो वेव ही नेचर ना, वो वेव रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये पूरा डेरिवेशन हमें करना है टॉपिक 10.10, दैट इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पूरा डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ रिवीजन मोड में, कल पेपर है। कंडीशंस पढ़ाता नहीं हूँ ना, क्या करूँ, ये सब पढ़ते हैं और मैं पढ़ाता नहीं हूँ। और ये सब टॉपर है, पता है तुम्हें? सब टॉपर। अरे दो मत पूछ, बहुत टॉपर है। केमिस्ट्री मार्क्स पूछ लो, मार्क्स बता दो बेटा, मार्क्स। हाँ, और बताओ। हाँ, 5 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ एक हफ्ते में। 5 नंबर का इम्प्रूवमेंट हो गया तुम्हारा। हाँ, पहले 30 बताए थे तुम, चलो 35 ही मान लेते। पहले अब I1, ठीक है, तो ये हो गया। अब A1 साइन ओमेगा टी, ये फर्स्ट वेव है, ठीक है। सेकंड जिसका सुपर इम्पोज करना है, फेज डिफरेंस फाई है, एम्पलीट्यूड A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई से फेज डिफरेंस। इसको ऐसे भी समझाते हैं, मान लो ये सोर्स है, यहाँ से वेव Y1 गया, ये थोड़ी इससे बड़ी है, ये गई Y2, इन दोनों को सुपर इम्पोज करना है। इन दोनों में फाई फेज डिफरेंस कितना है? फाई का है। ओमेगा किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं, किसी को तो बताओ। बोलते हैं। अरे ओमेगा, इसका मैं बताओ यार। सर 2 पाई एफ होता है। अरे फॉर्मूला नहीं बोलते कैसे हैं? रेजोनेंस को बोलते हैं, नहीं, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। दूसरा ये यहाँ पर जो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए ये टाइम डिपेंडेंट ही क्यों है? टाइम क्यों सेव लिया गया, अलग क्यों लिया गया? छोड़ जान दो यार, सब फालतू की चीज़ें हो जाएंगी, है ना, ठीक है। तो इन दोनों को क्या है? Y1 प्लस Y2। तो अब यहाँ से सिंपल जब क्या लगाना है? ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। मैथ नहीं आते बस, सिंपल मत बोलो। अरे उतना तो कर लेता है ये। इसमें लगाएंगे साइन A प्लस बी,
पता साइन ए प्लस ये बताएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन ए प्लस, साइन ए cos अरे रुक जा भाई, ये भी कह रहा नहीं करूँगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन ए cos b साइन ए कॉस बी प्लस प्लस cos a sin b। कॉस ए साइन बी। तो यही अगर सही है तो हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। सही है सर। सही है ना? तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अरे नहीं है, मान लो गलत बड़ा हो जाए तो, कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब यहाँ से साइन ओमेगा टी वाले को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों का, है ना, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये बनेगा आपका a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी। तो मैं फ्रिंज विड्थ वाला डेरिवेशन कराया गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? हाँ, कराया गया कि नहीं? हाँ, ठीक है। ऐसा सिलेबस में नहीं है लेकिन उसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होगा। स्लिट वाला ना, बिना उसके न्यूमेरिकल नहीं होगा, तो इसलिए इसको जाना जरूरी है, पाथ डिफरेंस वाला। एनीवे अभी आते हैं, ये हो गया। अब सुनो सर, हम क्या कर रहे हैं, हम ये साबित करने जा रहे हैं कि जो दो वेव थी, जो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही थी, जुड़ने के बाद भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही शो करेगी, यानी रिजल्टेंट भी आएगा, साइनोसाइडल वेव ही आएगा। तब यहां पर ये जो पूरी वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक, इस वाली वैल्यू को रख दो a cos थीटा, कैपिटल A cos थीटा, और इसको रख दो आप a sin थीटा। तो आपका रिजल्टेंट आपका क्या बना अब? a sin ओमेगा cos थीटा। हाँ, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a sin थीटा cos ओमेगा टी। sin a प्लस ये भी साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला है ना? तो ये बन गया आपका a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये लिखेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट वेव आया वो भी कैसा है, साइन का फंक्शन है, यानी कि ये भी कैसा शो करेगा, हार्मोनिक मोशन शो करेगा। अब इंटेंसिटी का डेरिवेशन करना है यहाँ से। नाउ इंटेंसिटी को ऐड करो, स्क्वायर करके, जो ये जो माना गया है, इसको क्या करना है, तो a1 प्लस a2 cos फाइव इज इक्वल टू a cos थीटा, और दूसरा क्या था आपका a2 साइन फाइव a साइन थीटा, है ना? इन दोनों को आप स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। पहले ऐड करो फिर स्क्वायर करो, नहीं, स्क्वायर करके ऐड करना है, प्रैक्टिकल तो होता है। स्क्वायर करके फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो क्या होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला बनने जा रहा है आपका, छोटा सा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन फाइव। सिंप्लीफाई करके देखो तो ये क्या बना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस फाइव प्लस साइन फाइव, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से हट जाएगी। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बना आपका, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बना आपका ए स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड किसका है, रिजल्टेंट वेव का है, जो दोनों सुपर इम्पोज होकर मिली है, जिस पहले वाले का a1 था, दूसरे वाले का a2 था, पहले वाले का a1 था, दूसरे वाले का a2 है, प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाइव। अब एक चीज और समझो, रूट में डालो, हाँ, हमारा जो इंटेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, a स्क्वायर। ए स्क्वायर के। तो मान लो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है, यार आप आए बोले आप वेरिएबल क्यों बदल देते I1 ये कहते हैं पाई कह रहे हैं क्या, कुछ नहीं। ये a1 स्क्वायर है, ये i2 a2 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी a होगा रूट आई, a1 होगा रूट i1 और a2 होगा रूट i2। इक्वल अगर हम k रख के करें तो अब यहाँ से आपका i का इक्वेशन देखो आया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का i1 प्लस i2 टू रूट में i1 रूट में i2 cos फाइव, ये एम्पलीट्यूड का आ गया। अब यहाँ से कंडीशन बनेगा कि अगर आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो ये वाली वैल्यू cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए,
मिनिमम चाहिए तो ये वाली वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। जब मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा। जब मिनिमम होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और आपको डार्क स्पॉट मिलेगा। ओके यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स का कंडीशन क्या है, और ये जो cos फाई है यानी जो इंटेंसिटी वाला फंक्शन है यानी वेव है वो टाइम पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है, क्या टाइम पे डिपेंडेंट होता तो क्या होता, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। यहाँ रोक रहा हूँ मैं इसको, अभी तुमको बताता हूँ टिक मार्क आपको पढ़ना क्या क्या